शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस आपके चैनल पर मिलती रहती हैं। हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के और लिखित टाइप के मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज क्लासेस, लाइव क्लासेस आपकी होती रहती हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, मतलब कि भारत में समाज, संरचना और परिवर्तन एवं संगठन, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, किसमें समाज की जो संरचना है उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जो संगठन है उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो इन्हीं सभी परिवर्तनों के बारे में जानना है। जो संरचना है समाज की उसके बारे में समझना है, जो संगठन है उसके बारे में समझना समाज के, ठीक है। और उनमें किस प्रकार से आधुनिकता के हिसाब से परिवर्तन किस प्रकार से आ रहे हैं उनको जानने का प्रयास करना। कुल मिलाकर के सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है बीए करेकर, तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइएगा, सर्च करिएगा बीए करेकर यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पर आपको एक प्रकार से जब जाइएगा तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमने बीए सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हुई थी 2022 में बिल्कुल फ्री में उसको अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो 2022 वाली वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। अगर उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और ये वीडियो आपके लिए 2023 की परीक्षाओं के लिए मैं दे रहा हूँ। हालांकि 2022 वाला जो वीडियो है और विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसको भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो वहाँ पर आप उन क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और आप देखेंगे कि भाई जो मॉडल पेपर में मैंने प्रश्नों को बताया था वही प्रश्न आए हुए थे। और आप देखेंगे कि 2023 में वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ चूँकि जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, तो आप जा करके एक बार ज़रूर चेक करें और उन चीज़ों को देखें, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी वीडियोस मैं देता रहूं इसी प्रकार से और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। प्रश्न है पहला, देखिएगा, वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने दी है। तो वर्ग संघर्ष की जहां बात आती है या वर्ग सिद्धांत की बात आती है और उसमें बात आती है आधुनिकता की, तो वर्ग संघर्ष में या समाजवाद की आधुनिक व्याख्या किसने करी, ऐसा प्रश्न पूछे, या वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने करी, तो आप बताइएगा हमेशा और हमेशा डी ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा कार्ल मार्क्स। हो सकता है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में भी मिल जाए, बी ऑप्शन में भी मिलेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डी ऑप्शन में ही मिलेगा, लेकिन कार्ल मार्क्स वहाँ पर अगर दिया है तो इन्हीं का नाम लगाएंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूंजीवाद के विरोध में एक प्रकार से समाजवाद की आधुनिक व्याख्या करी और वर्ग सिद्धांत को एक प्रकार से डेवलप किया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। इसके अलावा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी इन्हीं का है। तो आप देखिएगा कि बड़े फेमस व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस में भी आपको दिखेंगे, समाजशास्त्र में भी आपको दिखेंगे, और भी आप देखिएगा जैसे कि कहीं कहीं पर ये तो आपको दर्शन शास्त्र में आपको दिखेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो हैं ये चहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या करी इन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग की विक्रेता नहीं है, बताएं। वर्ग की विक्रेता नहीं है। सामाजिक निकटता, ऊंच नीच की भावना, अस्थिर गतिशीलता या वर्ग परिस्थिति। तो ऊंच नीच की भावना ये भी वर्ग में आपको दिखती है, अस्थिर गतिशीलता भी आपको दिखती है, वर्ग परिस्थिति भी आपको दिखती है। यानी जो सामाजिक निकटता होती है ये नहीं होती उसमें, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से वर्ग बटे हुए होते हैं। एक होता है पूंजीपति, एक होता है सर्वहारा, यानी एक अमीर वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है। तो सामाजिक निकटता तो हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा है कि आज तक के सभी समाजों का जो इतिहास रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह इस वीडियो का, और आपकी परीक्षा में 2023 में छपने वाला है। 2022 में अधिकतर विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए इस प्रश्न को हमने रखा है। आज तक के सभी समाजों का जो इतिहास रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने। और जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ग संघर्ष की बात हो तो कार्ल मार्क्स का वहाँ पर नाम
हो ऑप्शन में तो वही लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, चूंकि बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और वर्ग संघर्ष को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किया? बढ़िया प्रश्न है। बिलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार जो प्रस्तुत किया था, किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, गांधी जी ने, या मर्टन ने, आर के मर्टन, या फिर मार्क्स वेबलिन? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार दिया है वेबलिन महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, वेबलिन इज राइट आंसर। जिन्होंने डी लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करें, आप लोग जो है उत्तर बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द थियरी ऑफ लेजर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या पुस्तक को किसने लिखा है? कौन सी पुस्तक है? द थियरी ऑफ लेजर क्लास। तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? द थियरी ऑफ लेजर क्लास। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, याद कर लीजिएगा प्रश्न को। द थियरी ऑफ लेजर क्लास, तो इस पुस्तक को लिखा वेबलिन महोदय ने। ठीक है, किसने लिखा है? वेबलिन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक सामाजिक वर्ग अस्पष्ट सांस्कृतिक समूह है जिसको समग्र जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थान अथवा स्थिति प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? तो एक सामाजिक वर्ग अस्पष्ट सांस्कृतिक समूह होता है जिसको समग्र जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थान अथवा स्थिति प्रदान की जाती है। यह कथन कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक वर्ग को परिभाषित करते हुए ये बात बताई थी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, स्टार में दे रहा हूँ, और जिन प्रश्नों को स्टार देता हूँ वो समझिए आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव हो रही तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपे हुए मिलेंगे। बाकी लिखित परीक्षाओं को लेकर के भी मॉडल पेपर हमने तैयार कर लिया है, जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा। वैसे लिखित मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, कई मॉडल पेपर और कई क्वेश्चन पेपर 2022 वाले हमने सॉल्व करवा दिए बीए के रेकर पर। तो आप जाकर के वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? यह भारत में परिवार एवं विवाह, अंग्रेजी में ऊपर है यानी कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और इसी का हिंदी होता है भारत में परिवार और विवाह। तो ये पुस्तक किसने लिखी बताएं? तो इस पुस्तक को किसने लिखा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करोगे। बिल्कुल, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन नंबर डी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। के.एम. कपाड़िया इज राइट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लीजिएगा। ये जो पुस्तकों के नाम है ये हमेशा आते हैं। ये देखिए, ये भी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में आ सकती है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, बताएं। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है, किसने लिखा भाई? गोविंद सदाशिव घुरिये ने लिखा है। किसने लिखा है? गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये जो है भारतीय समाजशास्त्री हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जीएस घुरिये के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर योगेंद्र सिंह जो हैं ये भी भारतीय समाजशास्त्री हैं। श्यामाचरण मुखर्जी यानी एस.सी. दुबे जिसको आप बोलते हैं, ये भी भारतीय ही हैं, और श्रीमती इरावती करबे ये भी भारतीय ही हैं। ठीक है, तो ये समाजशास्त्री हैं ये सब। ओके, और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो पुस्तक लिखी है ये किसने लिखी है? जीएस घुरिये की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में आ सकती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाए तो पीएच प्रभु ने लिखी है इसको। ऑप्शन नंबर ए में दिए, पीएच प्रभु इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, या मत्स्य पुराण में, या मनुस्मृति में, या अर्थशास्त्र में? तो जाति की उत्पत्ति का जो परंपरागत सिद्धांत है वो ऋग्वेद में आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अबे डुबाय। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जाति की उत्पत्ति के माना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो माना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जे.एच. हटन। ऑप्शन नंबर ए में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जाति राजनीति के लिए कैंसर है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जाति राजनीति के लिए कैंसर या कथन किसका है? बताएं, रजनी पामदत्त का है, या डी.आर. गाडगिल का है, या डी.एन. मजुमदार का है, या महात्मा गांधी जी का है? तो राजनीति जाति जो होती है, राजनीति
का कैंसर है एक प्रकार से, इसको कहा था डी.एन. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये जब बहुत ज़बरदस्त प्रश्न थे जो कि आप लोगों ने इसको जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत दोस्तों के पास, अपने अपने जितने भी दोस्त आपके हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी प्रारंभ कर पाएँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है ये पुस्तक भी कई बार परीक्षा में पूछी गई, 2022 में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछी गई है। तो सोशल चेंज इन इंडिया या मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है और परीक्षा में पूछी भी गई है। एम.एन. श्रीनिवास इज राइट आंसर। जिनका एम.एन. श्रीनिवास आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है। एम.एन. श्रीनिवास इज राइट आंसर। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक है एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है भाई, देखने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं सभी लोग भाई, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टाइलर महोदय या मार्गन या वेस्टर मार्क या फिर बोगाडर्स? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एकदम स्टार मैंने बना दिया, परीक्षा में आने वाला है प्रश्न। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक को लिखा है वेस्टर मार्क ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। किसने कहा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है? तो परिवार ही एक ऐसा समूह होता है जिसे मनुष्य जो है पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है मालिनोवस्की। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे मालिनोवस्की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न, ये प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द जो फैमिली है इसका उद्गम जो है फैमिलुस शब्द से हुआ है, और फैमिलुस शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? हिब्रू भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा का है या ग्रीक भाषा का है या स्पेनिश भाषा का है? तो फैमिलुस शब्द जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द से बना हुआ है अंग्रेजी का फैमिली, और अंग्रेजी का जो फैमिली है इससे हिंदी में बनता है परिवार। ठीक है, हालांकि परिवार अंग्रेजी के शब्द से नहीं बनता, फैमिली से, परिवार अपना अलग शब्द होता ही है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में जिसको फैमिली कहते हैं उसको हिंदी में परिवार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, परिवार की 5 सामान्य और 8 विशिष्ट विक्रेताओं का उल्लेख करते हुए समाजशास्त्री हैं। परिवार की 5 सामान्य और 8 विशिष्ट विक्रेताओं का या विशेषताओं का उल्लेख करने वाले जो समाजशास्त्री हैं, विशेषताएं यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर विक्रेता हो गया, विशेषताओं का। तो ऐसा सामान्य मतलब 5 सामान्य विशेषताएं परिवार की और 8 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है भाई? किसने किया? ग्रीन और गिलिन ने, या एड्रिल और मतलब एल्ड्रेज एंड मेरिल ने, या लूसी मेयर ने, या मैकाइवर एंड पेज ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारी बात आप लोग करते हैं, चलें इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। परिवार की 5 सामान्य और 8 विशिष्ट जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करने वाले विद्वान कौन है? अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। दंपति माने होता है पति पत्नी, और उनके संतान मतलब उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो। यह परिभाषा परिवार की किसने दी है? परिवार क्या होता है? एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता रहती हैं और उनके संतान रहते हैं, या इसके मूल रूप में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। यह परिभाषा परिवार की दी है लूसी मेयर महोदय ने। ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहे हैं, लूसी मेयर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लूसी मेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? विशाल आकार, व्यक्तिगत संपत्ति, संयुक्त निवास, या कर्ता की प्रधानता? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो इसमें व्यक्तिगत संपत्ति जैसी कोई बात नहीं होती है। संयुक्त परिवार का विशाल यानी बड़ा आकार होता है, संयुक्त निवास होता है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, कर्ता की प्रधानता होती है यानी एक मालिक होता है घर में और उसी की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, व्यक्तिगत संपत्ति जैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है। ये एक प्रकार से केंद्रीय परिवारों में आपको व्यक्तिगत संपत्ति दिखती है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आ चुका है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है प्रत्येक सबके लिए या एक प्रत्येक के लिए या ए एंड बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा सभी लोग। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की प्रश्न है संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है, तो प्रत्येक सबके लिए भी होती है और एक प्रत्येक के लिए भी। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आ चुका है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। बताएं मिताक्षरा टीका किसने लिखी, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ये प्रश्न तो आया हुआ है कई बार, लेकिन उसके मैंने सोचा कि और भी प्रश्न इसके बन सकते हैं। तो मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है क्या, पैतृक संपत्ति पर अधिकार या परिवार की सदस्यता या परिवार का प्रयास या उक्त सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अगर व्यक्ति जो है मिताक्षरा एक प्रकार से पैतृक संपत्ति को अधिकार देने के लिए ही एक प्रकार से मिताक्षरा का जो टीका विज्ञानेश्वर ने लिखा है, तो इसका मतलब है, क्या मतलब होता है इसका, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है जैसा बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में कौन सर्वाधिकार संपन्न होता है, पिता, माता, छोटा लड़का या छोटी लड़की। तो मातृसत्तात्मक परिवार में जो माता होती है वह मुखिया होती है और पितृसत्तात्मक परिवार में जो पिता होता है वो मुखिया होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, माता जो होती है उसको उसके पास सभी अधिकार सीमित होते हैं और पितृसत्तात्मक परिवार में पिता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में अधिकार होते हैं केवल पुरुष सदस्य के, केवल स्त्री सदस्य के या सभी नातेदार के या उपरोक्त सभी के। तो मिताक्षरा नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो परिवार की संपत्ति में जो अधिकार होता है वो केवल पुरुषों का अधिकार होता है और इसीलिए आप देखते हैं अगर आपकी जो बहन होती है, बहन को खेत पात नहीं मिलता है। ठीक है, लड़कियों को खेत नहीं मिलता क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, फिर वो जहाँ पर जाती है वहाँ पर उनको खेत पात मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, मिताक्षरा जो नियम है, मिताक्षरा की जो टीका है विज्ञानेश्वर ने लिखी है, उसकी अगर बात किया तो उसमें पुरुष सदस्यों को ही खेत पात या पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में अधिकार जो होता है वो केवल पुरुषों सदस्यों का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, दाय भाग भी एक प्रकार से इसी प्रकार का नियम है। तो दाय भाग के नियमानुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं जैसे ही आवश्यकता उत्पन्न हो जाए या जैसे ही पिता संयुक्त सक्रिय संपत्ति का विक्रय करने लगा हो या केवल पिता की मृत्यु के बाद या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दाय भाग के नियमानुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग कब कर सकता है, जब उसको आवश्यकता लगे या जब आवश्यकता उत्पन्न हो जाए संपत्ति की, तब वो एक प्रकार से अपने पिता से संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकता है। ऐसा दाय भाग के नियम में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे प्रश्न क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार सभी लोग तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या है, बताएं। संपत्ति के अधिकारों से वंचित होना, पर्दा प्रथा का प्रचलन या स्त्रियों के विरुद्ध अपराध या इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या है, तो खास करके संपत्ति के अधिकारों से वंचित होना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब जहाँ पर लड़कियों की शादी होती वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर चूँकि पुरुष से ही शादी होती है तो उनको ऑलरेडी संपत्ति मिली हुई होती है, तो इसलिए ये कोई एक प्रकार से कोई समस्या नहीं बनी। दूसरी, पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन जो है हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि भाई तुमको इसको घूंघट काट करके ही निकलना है, बस थोड़ा सा पर्दा आपको करनी क्या होती है कि अपने ससुर के समक्ष जो है आपका बाल खुला ना रहे, अपने जेठ के समक्ष ना खुला रहे, यही सब थोड़ी प्रथा है। बाकी जो है ज़्यादा गांव वगैरह में आप जो है एकदम से सर खोल करके ना घूमें, यही सब है। बाकी अब बाहर जाती हैं तो क्या पहनती क्या नहीं पहनती इस पर कोई मैटर नहीं करता, और आजकल तो सभी लोग जो है अपने जेठ और ससुर से सभी से बातें करती, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी अब समस्या नहीं रही है पर्दा प्रथा की हिंदू धर्म में। ठीक है,
समस्या रही है केवल स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों की, क्योंकि स्त्रियों के विरुद्ध जो अपराध बढ़ रहे हैं या जो अपराध हो रहे हैं, यह एक समस्या जरूर रही है स्त्रियों को लेकर के। हिंदू स्त्रियों की बात की जाए या मुस्लिम स्त्रियों की बात की जाए या किसी भी धर्म की स्त्रियों की बात की जाए, तो ये अपराध की जो समस्या ये मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। स्त्रियों के विरुद्ध अपराध जो है ये एक प्रमुख समस्या है हिंदू स्त्रियों के जीवन की। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा 2001 को, जो वर्ष 2001 है उसको महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत दुर्बल व अत्यधिक गरीब महिलाओं को नाम मात्र की कीमत यानी कि नॉमिनल प्राइस पर एलपीजी का जो कनेक्शन है वो वितरित किए गए हैं? आशीर्वाद योजना, स्वयं सिद्धा योजना, स्वाधार योजना या फिर उज्ज्वला योजना? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा मोदी जी ने कौन सी योजना चलाई है? गैस एलपीजी का जो सिलेंडर मिल रहा था जो है एक प्रकार से बिल्कुल बहुत ही कम कीमत पर, नाम मात्र की कीमत पर, तो उज्ज्वला योजना के तहत ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 58.74 करोड़ महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अच्छा, अब जो है जो डाटा निकल करके सामने आ रहा है इसमें खास करके आप देखिएगा कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो नंबर 1 पर हो गई विश्व में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्त्रियों की स्थिति सुधारने में निम्नलिखित में से किन किन समाज सुधारकों ने योगदान दिया है? राजा राम मोहन राय ने भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए योगदान दिया है। इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का भी योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का तो योगदान ही रहा है। तो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन सभी लोगों ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने में निम्नलिखित काम किए हैं। कई सारे काम किए हैं, समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये 1927 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। ठीक है, AIWC जिसको बोलते हैं क्या? अखिल भारतीय विमेन चैंपियनशिप जिसको बोलते हैं, या सम्मेलन। ठीक है, चैंपियनशिप बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। AIWC बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1927 में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सन में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया भाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया था ये 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 1992 में भी मनाया गया, बाकी 1911 से भी विभिन्न देशों में मनाया जाने लगा था। तो 1992 चूँकि 11 वगैरह तो दिया नहीं यहाँ पर, 1900 तो 92 लगा दीजिएगा। ठीक है, चूँकि हो सकता है इसकी अलग थीम रखी गई थी 1993 के आसपास। तो 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आप देखिएगा मनाया गया, बाकी 1911 भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकती है ये प्रश्न। 1995 इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 1961 में पारित हुआ था। तो 1961 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस वर्ष इसमें संशोधन किया गया था? जो दहेज निरोधक अधिनियम था 1961 में जो आया था, इसमें कब बदलाव किया गया, कब संशोधन किया गया था? तो 1986 में इसमें संशोधन भी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। बढ़िया पुस्तक है ये, बताएं द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं AS अल्तेकर महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। 2022 में कई विश्वविद्यालय के परिचय में आप देखिएगा तो इस प्रश्न का मतलब इस प्रश्न को आपको दिखेगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने या किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता? महात्मा गांधी को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, गोपाल कृष्ण गोखले को या राजा राम मोहन राय को?
तो इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं या विचारक हैं जिनको स्त्रियों की स्थिति में सुधारने में योगदान करने वाला व्यक्ति हम नहीं मान सकते हैं? तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी महात्मा गांधी जी ने स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के या स्त्रियों की स्थिति को सुधारने को लेकर के काम किया, योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी किया, राजा राम मोहन राय ने तो किया ही। गोपाल कृष्ण गोखले का काम नहीं है स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न, रट लीजिए एकदम से आने वाला प्रश्न। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। करेक्ट आंसर होगा 1961, ऑप्शन नंबर सी। 1986 में बाद में इसमें संशोधन भी होता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ है ये 1829 ईस्वी में ही पारित हो गया था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, तो उसी समय ये अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया? तो हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम था ये 1956 में एक प्रकार से पारित किया गया, ठीक है। पारित तो हो गया था 1955 ईस्वी में ही, तो इसीलिए ऑप्शन 56 आपको नहीं दिख रहा है। पारित हो गया था 56 ईस्वी मतलब 55 में ही, लेकिन जो लागू हुआ था मुख्य रूप से वो 56 में आकर के लागू हुआ था। इसलिए अगर आपको 56 दिखेगा तो पहले आप 56 ही लगाएंगे। अगर 56 आपको नहीं मिलता तो आप 55 की तरफ जाइएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पारित 55 में आप मान सकते हैं और लागू अगर पूछा जाए तो आप 56 लगाइएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके, देखिएगा। प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई? बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। तो काका कालेलकर आयोग जो है इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। आपको बता दूं 29 जनवरी 1953 ईस्वी को इस आयोग का मतलब इसका जो है स्थापना होती काका कालेलकर आयोग की। कब होती है? 29 जनवरी 1953 को। ऑप्शन नंबर डी में दिया 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? बताएं। काका कालेलकर ने जो है खास करके आप देखिएगा, काका कालेलकर जो थे वो अध्यक्ष भी थे इस आयोग के, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को, कि इसीलिए इसको हम काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसी को कहते हैं और चूंकि अध्यक्ष थे काका कालेलकर, इसीलिए इस आयोग को काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा था? तो आपका उत्तर होगा 2399। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। काका कालेलकर आयोग ने 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश के किस राज्य में है? दलितों की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है एक बार। तो भारत में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, 20.13 करोड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1900 कब किया गया भाई? 1935 में किया गया था अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो कि अनुसूचित जातियों से हैं। तो पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं। उच्च अनुसूचित जातियां या निम्न अनुसूचित जातियां या सामान्य अनुसूचित जातियां या मध्यम अनुसूचित जातियां। तो अगर बात करें पिछड़े वर्गों में जो जातियां आती हैं वो जो उच्च अनुसूचित जातियां होती हैं उनमें आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उच्च अनुसूचित जातियां हैं वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं, ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई? बताएं। तो केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई वो 1993 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा राव फूले ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता करी थी? बताएं। हरिजन समाज की
या पिछड़ा समाज की, या दीनहीन समाज की, या सत्यशोधक समाज की? तो किसकी करी थी भैया? सत्यशोधक समाज की करी थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया सत्यशोधक समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी, तो आप बताइएगा ज्योतिबा फूले ने करी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मंडल आयोग के द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया था, कितना % का? तो मंडल आयोग यानी बीपी मंडल जो आयोग था, खास करके इसकी बात की जाए तो मंडल आयोग जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो इस आयोग के द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात कही गई थी। कितने % भैया? 27% आरक्षण। ऑप्शन नंबर सी में 27% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23, 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो बेगार प्रथा को अनुच्छेद 23 जो है वो एक प्रकार से समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना किस सन में, मतलब कि कहाँ पर की गई थी, बताएं। तो पिछड़े वर्गों के लिए जो मुंगेरी लाल आयोग है इसकी स्थापना जो हुई थी ये बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है मंडल आयोग जो है, अच्छा मंडल आयोग को बीपी मंडल आयोग भी कहते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो बीपी मंडल आयोग इसलिए कहते चूँकि जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह जो है इसके उस समय प्रधानमंत्री थे, इसके अध्यक्ष भी थे। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशें निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरी करी थी? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूरी करी थी, बीपी सिंह ने पूरी करी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन। प्रश्न क्या है आपका? बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन यानी जो एक प्रकार से बंधक बना करके या दास बना करके जो खेती वगैरह करवाया जाता था, या फिर एक प्रकार से और भी अपने काम में उनको प्रयोग किया जाता था मनुष्यों को। तो बंधुआ श्रम प्रथा का जो है खात्मा या उन्मूलन उसका कब किया गया, किस सन में पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंधुआ श्रम प्रथा का जो उन्मूलन किया गया ये 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा, और वो एक प्रकार से आप मान करके चलो कि परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पिछड़े वर्ग जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1917 और 18 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और परीक्षा से पहले आपको बता रहा हूँ ताकि जो है परीक्षा जब आती है तो आप आसानी से इस वीडियो को देख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल हो सके तो मैं दे सकूं। हालांकि यही एक वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, और बाकी 2022 वाला जो वीडियो मैंने बताया है आपको कि बीए करियर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है कि जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है। प्रश्न क्या है? जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है जो अपनी सेवाओं के पश्चात भारत के वातावरण को दुर्गंध से भर रही है। यह कथन किसका है? बढ़िया प्रश्न है ये, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है, ठीक है, जो क्या कर रही है? जो अपनी सेवाओं के पश्चात भारत के वातावरण को दुर्गंध से भर रही है। यह कथन कहा था डीएन मजूमदार ने। बड़ा जबरदस्त कथन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएन मजूमदार जो है कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है जो क्या करती है? अपनी सेवाओं के पश्चात भारत के वातावरण को दुर्गंध से भर रही है। ये जाति व्यवस्था के बारे में मत कहा था डीएन मजूमदार ने। अगला कथन आप देखिएगा, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं बल्कि जो है ये आपको मैं बता दूं कि लगातार परीक्षा में प्रश्न आता ही रहता है। वेस्टरमार्क का कथन है ये, ठीक। किसका कथन है भाई? वेस्टरमार्क का कथन है ये कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप है, था और रहा है और रहेगा। तो ये वेस्टरमार्क का कथन है, ध्यान रखिएगा, ओके।
तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा लगेगा भाई? डी ऑप्शन लगेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन विवाह का प्रमुख उद्देश्य है? बताएं। यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना, संतान की उत्पत्ति करना या परिवार का निर्माण करना। तो ये सारी की सारी उद्देश्य होते हैं विवाह के। विवाह जो होता है ये यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, संतान की उत्पत्ति के लिए भी किया जाता है और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार बनाने के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपर्युक्त सभी उद्देश्य होते विवाह करने के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपत विवाह का सर्वप्रमुख कारण है? बताएं। वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपत विवाह का सर्वप्रमुख कारण क्या है? निर्धनता या कम पैदावार या असमान लिंग अनुपात। तो वेस्टरमार्क के अनुसार जो है बहुपत विवाह का सर्वप्रमुख कारण है असमान लिंग अनुपात जो होता है, इसी वजह से बहुपति विवाह होता है। अगर कहीं पर मान लेते हैं कि स्त्रियां कम हैं तो इसीलिए क्या होता है, जब स्त्रियां कम होती हैं तो एक प्रकार से आप देखते हैं कई सारे पति होते हैं कि स्त्रियों के, ठीक है, तो वो होता है बहुपत विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपत विवाह में कई पति होते हैं एक स्त्री के। अच्छा, बहुपत विवाह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है भ्रातुक बहुपत विवाह और एक होता है अभ्रातुक बहुपत विवाह। जो भ्रातुक बहुपत विवाह होता है उसमें जो पति होते हैं, जैसे पांचाली के 5 पति थे, तो वैसे भाई भाई ही होते हैं, मतलब कि बड़े भाई के साथ अगर विवाह होगा तो छोटे 3-4 भाई जो हैं वो ऑलरेडी उसके पति हो जाएंगे। तो एक तो ये विवाह होता है और दूसरा होता है अभ्रातुक बहुपत विवाह। इसमें क्या होता है कि पति जो होते हैं अलग अलग लोग होते हैं और क्या होता है कि जो पत्नी होती है, स्त्री होती है, वो या तो अपने मायके में रहती है या फिर कहीं उसका घर अलग से बनवा दिया जाता है, 5 पतियों के पैसे से बन जाता है और वहीं पर जो है वो स्त्री रहती है और एक प्रकार से अपने अपने हिसाब से लोग जो है वहाँ पर जो है आते आते रहते। तो इस प्रकार से क्या होता है कि किसी एक के घर में नहीं रहेगी। ये होता है अभ्रातुक बहुपत विवाह में, एक अलग से उसका घर बनाया जाता है स्त्री का, वहाँ पर रहती है, फिर वहाँ पर एक प्रकार से जिस हिसाब से लोगों को मैनेज करना, अपने हिसाब से 3-4 जो पति होते हैं अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सर्वप्रमुख कारण क्या है? असमान लिंग अनुपात, यानी स्त्री पुरुषों का एक प्रकार से कम ज़्यादा होना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से किसी, मतलब अपने समूह में से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। तो अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से होता है जिसमें अपने समूह से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह कथन किसने कहा अंतर विवाह की परिभाषा को देते हुए? तो डॉक्टर रिवर्स महोदय ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मुरडॉक के द्वारा उल्लिखित विवाह के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? यौन इच्छाओं की संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतान उत्पत्ति या बच्चों का पालन पोषण। तो मुरडॉक महोदय ने विवाह के उद्देश्यों को बताया और उनमें से किस उद्देश्य को नहीं बताया था इनमें से। तो उन्होंने कहा था यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए विवाह किया जाता है इस उद्देश्य से, आर्थिक सहयोग के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने नहीं, एक प्रकार से इन उद्देश्यों को असत्य बताया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से किस जनजाति में बहुपत विवाही प्रथा का प्रचलन पाया जाता है आज भी? तो किस जनजाति में बहुपत विवाही प्रथा का प्रचलन है भाई? तो मुंडा जनजाति जो है, इस मुंडा जनजाति में बहुपत विवाही परिवार जो है पाए जाते हैं। बहुपत विवाह परिवार का प्रथा है, मतलब एक पत्नी के कई पति होते हैं। बहुपत्नी विवाह होता है, एक जो है पति के कई पत्नियां होती हैं। ठीक, तो ये तो आम बात है, सभी लोग जानते हैं कि आप लोग अपने गांव वगैरह में देखिएगा, अपने दादा परदादा को देखेंगे या गांव वगैरह में, तो 1-2 शादी करे रहते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से वो तो बहुपत्नी विवाह तो आपने देखा, लेकिन बहुपत विवाह आप लोगों ने आपके समाज में नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मुंडाओं में आप देखिएगा, मुंडा जनजाति जो है वहाँ पर बहुपत विवाही प्रथा जो है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से किस जनजाति में भ्रातुक बहुपत विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो किस जनजाति में भ्रातुक बहुपत विवाह प्रथा प्रचलित है? टोडा जनजाति जो है, उस जनजाति में भ्रातुक बहुपत विवाह, भ्रातुक बहुपत विवाह मैंने आपको बताया था कि जिसमें भाई भाई पति होते हैं। जैसे बड़े भाई हैं उनसे शादी हो गई तो ऑलरेडी 3-4 भाई जो हैं उसके पति हो जाते हैं कन्या के, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, वो प्रथा ही है वहाँ की। तो ऐसी प्रथा जो है कहाँ पर है? टोडा जनजाति में है। ठीक है, कहाँ पर भाई? तो ये टोडा जनजाति में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोडा जनजाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किसने अंतर्विवाही या अंतर्विवाह को रूढ़िवादी
या बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया? किसने ऐसा बताया? देखिए, किस व्यक्ति ने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी बताया और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया? तो समनर और केलर, इन दोनों ने मिलकर के रूढ़िवादी विवाह को, मतलब अंतर्विवाह को रूढ़िवादी बताया कि भाई ये रूढ़िवादी विचार है। प्रगतिवादी यानी आधुनिक विचार बताया बहिर्विवाह को, मतलब अपने समूह से या अपने जाति से बाहर विवाह करना, ये बहिर्विवाह जो है ये प्रगतिवादी है। और अंतर्विवाह मतलब अपनी जाति में ही विवाह करना, ये एक प्रकार से रूढ़िवादी विचार है। ऐसा बताया था समनर और केलर महोदय ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आने वाला प्रश्न है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर के.एम. कपाड़िया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपद विवाह कहलाता है या कथन किसका है? तो एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह जो होता है उसी को बहुपद विवाह कहते हैं। ऐसी परिभाषा दी थी डॉक्टर रिवर्स महोदय ने, और यही परिभाषा सही भी है, एक प्रकार सरल परिभाषा है कि जब एक स्त्री कई पुरुषों के साथ शादी करती है तो वो बहुपति विवाह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। कैसी विवाह? बहुपत्नी विवाह कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं भाई सभी लोग, प्रश्न क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भाग है? बताएं। थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या गंगा सिंधु का मैदान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण का जो पठार है वो पुराना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे प्राचीनतम भाग है भारत का वो दक्षिण का पठार ही है, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप से कट करके आया और प्राचीनतम भाग भारत का वही माना जाता है, दक्षिण का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? लगभग भाषाओं की बात हो रही, बोलियों की नहीं हो रही, बोलियाँ तो बहुत सारी हैं। भारत में जो भाषाएं प्रचलित हैं वो लगभग और लगभग आप देखेंगे 189 के आसपास हैं, और भी बढ़ ही रही हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संपूर्ण भारतीय समाज निम्न में से किसमें विभाजित है? विभिन्न प्रजातीय खंडों में, विभिन्न जातीय खंडों में, विभिन्न भाषाई खंडों में, या विभिन्न राजनीतिक खंडों में? तो संपूर्ण जो भारतीय समाज जो बटा हुआ है ये विभिन्न जातीय खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, भारत में जातीय खंड हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए, कई सारी जातियाँ हैं भारत में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय लोग जो है किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बताएं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो जनजाति होती है वो छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज़्यादा जनजातियाँ आपको दिखने को मिलेंगी। दलित जो होंगे सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में आपको दिखेंगे। जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनसंख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय लोग जो होंगे वो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितने धर्म पाए जाते हैं? 3, 4, 5, 6, कितने? तो भारत में मुख्य रूप से 6 धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई? आप देखते हैं, एक धर्म तो हो गया आपका हिंदू धर्म, सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म। ठीक है, फिर मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध है, जैन है, पारसी, यहूदी, ये सब हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 6 ही धर्म हैं। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान जो है वो खास करके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे भाई? बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, हीनयान और महायान। जब बौद्ध धर्म में बुराइयां फैलने लगी तो एक प्रकार से 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। कौन? एक प्रकार से बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के 2 पार्ट हैं, हीनयान और महायान 2 पथ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म के 2 पार्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले जो होते हैं सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर वाले लोग जो होते हैं वो नंगे ही रहते हैं, मतलब कुछ नहीं पहनते हैं, वो बिना वस्त्र के ही रहते हैं। और आप देखिएगा जैन वाले जो होते हैं, जैन मुनि बहुत ज़्यादा अहिंसा के पक्षधर होते हैं, मतलब उनसे एक चींटी ना मर जाए इसके लिए वो लोग जो है मोर का जो पंख होता है उसकी पंखुड़ियों को इकट्ठा करके एक जो है वो हौंकना टाइप का बनाए रहते हैं, बेना टाइप का। तो उससे क्या करते हैं, जब आगे चलते हैं वो तो आगे अपने झाड़ते हुए चलते, चाहे कहीं पर चलते रोड पर या कहीं पर, इससे क्या होता है हवा करते आगे चलते हैं तो चींटी वगैरह जो आती हैं वो उड़ जाती हैं ताकि उनके पैर के नीचे दब करके किसी की हत्या ना हो जाए।
तो ऐसे विचार रखने वाले हैं जो हमारे जैन धर्म के लोग हैं। और बहुत एक प्रकार से अच्छी बात है ये कि भाई अहिंसा को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसी धारणा, आप देखिए एक चींटी तक ना मर जाए इसके लिए वो भी व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि भाई जब पृथ्वी पर लोग आए थे तो वस्त्र नहीं धारण किया था। और भी कई सारे इसके बारे में तर्क है दिगंबर संप्रदाय के बारे में। श्वेतांबर लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं लेकिन दिगंबर लोग कुछ वस्त्र नहीं धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंडो आर्यन परिवार की भाषा नहीं है, बताएं। तो इंडो आर्यन परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, बताएं फटाफट से। तो इंडो आर्यन परिवार की भाषा जो है, देखिए असमिया, सिंधी, उड़िया, ये सब इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। जबकि गोंडी भाषा ये इंडो आर्यन की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है, मलयालम, कन्नड़, मराठी या उड़िया। तो देखेंगे जो द्रविड़ भाषा परिवार है, देखिए उड़िया जो है उड़ीसा की है, कन्नड़ एक प्रकार से आप देखते हैं कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक वगैरह में आप देखते हैं, असमिया असम में, मलयालम जो है केरल की भाषा। तो आप देखेंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार में मलयालम, कन्नड़ और उड़िया आती है। मराठी भाषा जो है ये नहीं आती। मराठी चूँकि आप देखते हैं महाराष्ट्र वगैरह मुंबई की, तो वो भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसको द्रविड़ संस्कृति का प्राचीनतम माना जाता है, किस भाषा को, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या तमिल। तो कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है भाई। तो प्राचीन भाषा में अगर देखा जाए तो द्रविड़ भाषा संस्कृति का सबसे प्राचीन माना जाता है तमिल भाषा का, एक प्रकार से आप देखिएगा तमिल भाषा जो सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद कन्नड़ भाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में किस भाषा को देववाणी भी कहा गया है। तो संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है, चूँकि संस्कृत भाषा को लेकर के कहा भी जाता है कि भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभाषितम। तो गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभाषितम, इसमें एक जो काव्य है इसका जो छंद है मधुर है, इसके जो एक प्रकार शब्द हैं वो बड़े ही अच्छे हैं। संस्कृत अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो मैं आपको बताऊं संस्कृत ही एक ऐसी भाषा जिसमें कोई गाली वगैरह आप नहीं देखेंगे। संस्कृत भाषा में कोई गाली, आप बताओ कि कोई गाली संस्कृत में हो, क्योंकि संस्कृत भाषा देववाणी है और देवता लोग कभी गाली वगैरह नहीं देते थे, ठीक है। बाकी सभी भाषाओं में आप देखते हैं, हिंदी हो गई, अंग्रेजी में तो नाना प्रकार की गालियां हैं, तो आप देखते हैं तो ये गालियां जो है संस्कृत भाषा में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो लोग हुआ करते थे बड़े सभ्य, सुशील और एक प्रकार से धैर्यपूर्वक हुआ करते थे, गाली वगैरह देते ही नहीं थे। तो संस्कृत भाषा में कोई गाली भी आपको नहीं मिलेगी। बाकी दुनिया की हर एक भाषा में आपको गाली मिलेगी। देववाणी संस्कृत भाषा को इसीलिए भी कहा जाता है, देवताओं की भाषा है ये। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस धर्म का उदय ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ था, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। प्रश्न अगला क्या है आपका, अगला प्रश्न है, किस धर्म का जो उदय हुआ है वो ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप में हुआ है। तो बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वो इस प्रकार से हुआ, किस धर्म का भाई, बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वो ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करी थी। तो सिखों की जो प्रमुख पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, इस पुस्तक की रचना करी थी किसने भाई, गुरु अर्जुन देव ने करी थी, गुरु नानक देव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किस धर्म में मिलता है। तो 4 आर्य सत्यों का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस निम्न में से कौन सा धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है। तो कौन सा धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है भैया, जैन धर्म जो है स्यादवाद में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दुख में या दुख से मुक्त होने के लिए किस पर बल दिया गया है। तो बौद्ध धर्म में दुख से मुक्त होने के लिए किस पर, अष्टांग मार्ग पर, स्वावलंबन पर, तपस्या पर या शीलाचरण पर। तो बौद्ध धर्म में दुख से मुक्त होने के लिए स्वावलंबन पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि सन 1991 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना की अगर बात करी जाए तो उस जनगणना के अनुसार देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते थे उनकी कुल संख्या कितनी थी, बताएं। तो उनकी कुल संख्या कितनी थी भैया 1991 की जनगणना के अनुसार, तो उनकी संख्या 23 थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, भारतीय देहातों की मुख्य विक्रेता मतलब विशेषता, यहाँ पर विक्रेता छप गया, भारतीय देहातों की मुख्य विशेषता नहीं है, बताएं। तो भारतीय देहातों की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है भाई? देखिए, निर्धनता और अशिक्षा तो देहातों में आपको मिलेगी, गांव वगैरह में। प्रकृति से लगाव भी आपको मिलेगा देहात और गांव वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा अपरिवर्तनशील कार्य प्रणालियां भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जनसंख्या की विषम रूपता आपको नहीं दिखेगी। जनसंख्या जो होगी खूब जो है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी, वो शहरों में मिलेगी, वो देहातों में आपको नहीं मिलेगी। तो देहातों की मुख्य विशेषता जनसंख्या की विषम रूपता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, गांव और नगर दोनों ही समान हैं, इनमें ना तो कोई एक दूसरे से अधिक है और मतलब ना एक दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है, किसका कथन है? मतलब गांव और नगर के बारे में बताते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा था कि गांव और नगर जो है दोनों ही समान हैं, इसमें ना तो कोई दूसरे से मतलब एक दूसरे से प्रकृति से मतलब एक दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही एक दूसरे से कोई कृत्रिम है, मतलब कम या ज़्यादा, मतलब दोनों एक प्रकार से समान है, ऐसा कहा था मैकाइबर एंड पेज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद की दृष्टि से या विभेद जो है किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं, बताएं। तो ग्राम और नगर जो पाए जाते हैं, खास करके इसमें जो विभेद होता है ये जनसंख्यात्मक दृष्टि से सुस्पष्ट अधिक तरीके से होते हैं। वैसे तो सामाजिक दृष्टि से भी होते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी होते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी आपको गांव और नगर में अंतर आपको मिल जाएगा, लेकिन जनसंख्या गांव की बहुत कम होती है और शहरों की बहुत ज़्यादा होती है, सघन आबादी होती है, तो एक प्रकार से ये अधिक सुस्पष्ट तरीके से आपको दिख जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रत्येक भारतीय गांव का एक इतिहास होता है, मूल्यों और विचारों की एक व्यवस्था होती है, यह कथन किसने कहा था? तो प्रत्येक भारतीय गांव का एक इतिहास होता है, मूल्यों और विचारों की एक व्यवस्था होती है, ऐसा कहा था डॉक्टर मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ग्राम नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में पूछा गया 2022 में। तो ग्राम नगर जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था गालपिन महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में शहरों के विकास का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्र में क्रांति या व्यापार एवं वाणिज्य? तो मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सारे के सारे जो हैं ये भारत में शहरों के विकास का प्रमुख कारण है। उद्योगों से भी शहरों की बढ़ोतरी होती है, कृषि क्षेत्र में क्रांति आ जाने से शहर बनते हैं, और व्यापार और वाणिज्य जब ज़्यादा बढ़ते हैं उनमें वृद्धि होती तो भी एक प्रकार से शहरों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद की दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं, बताएं। ग्राम एवं नगर, बताएं प्रश्न क्या है आपका, ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं जनसंख्यात्मक दृष्टि से, ये भी करेक्ट आंसर है, सामाजिक दृष्टि से भी करेक्ट आंसर है, भौगोलिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सामाजिक दृष्टि और जनसंख्यात्मक दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या मानेगी, सामाजिक मानेगी या जनसंख्यात्मक मानेगी, इनमें डिबेट है। मैं आपको बताऊं इसको लेकर के, एक प्रकार से ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था 2022 में, उसमें आंसर की में या फिर जो सही गलत होता है ये यूनिवर्सिटी ही डिपेंड करती है कि वो किस मतलब एग्जामिनर ने किस चीज़ को ध्यान में रख करके इस प्रश्न को बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सामाजिक दृष्टि भी हो सकता है और जनसंख्यात्मक दृष्टि भी हो सकता है, और दो बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ये एक ही पर्चे में 2 बार। तो एक में ऑप्शन आप लगाए थे जनसंख्यात्मक दृष्टि, एक में सामाजिक दृष्टि, ठीक है, तो वो भी करेक्ट आंसर था लगभग आप अधिकतर बच्चों का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो जनसंख्यात्मक दृष्टि ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी सामाजिक दृष्टि भी मानते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ग्राम और नगर में जो विभेद है इसकी अगर दृष्टि बात की तो अधिक सुस्पष्ट होता है किसकी से भाई, तो इससे जनसंख्या भी भाई चूँकि गाँव की कम होती है और शहरों की ज़्यादा होती है, तो तुरंत स्पष्ट हो गया। दूसरी बात सामाजिक दृष्टि से कैसे स्पष्ट होता है, चूँकि जो सामाजिक संबंध होते हैं गांव में प्राथमिक संबंध होते हैं और शहरों में द्वितीयक संबंध होते हैं। शहरों में एक दूसरे से संबंधित लोग कैसे होते हैं, वहाँ पर कोई किसी का बॉस है, कोई किसी का नौकर है, इस प्रकार से संबंध है। लेकिन गांव में क्या है गांव में जो आपका संबंध होता है
वो प्राथमिक होता है। कोई किसी के चाचा है, कोई नानी है, कोई मामी है, कोई काकी है, कोई मौसी है, कोई बहन है, कोई भाई है, इस प्रकार का संबंध है। तो सामाजिक दृष्टि और जनसंख्यात्मक दृष्टि दोनों इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब जैसा भी होगा आप बताइएगा। अगर सामाजिक दृष्टि दिया है और जनसंख्यात्मक दृष्टि भी दिया है तो आप एक प्रकार से जनसंख्यात्मक दृष्टि भी लगा सकते हैं, सामाजिक दृष्टि भी लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से जनसंख्यात्मक दृष्टि लगभग 70% सही होगा और 30-40% आपका लगभग आप सामाजिक दृष्टि भी मान सकते हैं। तो आप दोनों लगा सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो अपने हिसाब से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, चूँकि इसमें डिबेट होता है, ऐसे प्रश्न पूरक प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि बच्चा 100 में 100 ना कर दे, इसीलिए एक आध दो प्रश्न गलत बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं, या फिर उसको ऐसे बनाया जाता है कि अगर आप उसको करेंगे तो गलत बताया जाएगा कि भाई ये भी हो सकता है, उसके दो दो उत्तर हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जानबूझ करके यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि जो है कोई भी बच्चा 100 में 100 ना पा जाए। इससे क्या होगा, मर्यादा भंग हो जाएगी 100 में 100 पाने से। ठीक है, 99 तो ठीक है, लेकिन 100 में 100 पाना मर्यादा भंग हो जाएगी फिर एक प्रकार से एग्जाम की। अगला प्रश्न है, कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कस्बा कहा जाता है? तो कस्बा कितने जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कहा जाता है भाई? तो लगभग अगर 5000 से 10,000 लोग अगर किसी एरिया में निवास करते तो उसको हम कस्बा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है, यह कथन है, बताएं। तो नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है और परिवर्तन का वह चक्र जिसमें या जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है, ये नगरीकरण की परिभाषा देते हुए किंग्सले डेविस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं डेविस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आ भी सकता है प्रश्न ये। भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है, यह कथन है कृषि आयोग की विज्ञप्ति में ये परिभाषा दी गई थी, कृषि आयोग की विज्ञप्ति में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि आयोग ने ये बात बताई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका आ चुका है देखेंगे सभी लोग, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्राम की विशेषता नहीं है, बताएं। घनिष्ठ संबंध गांव में होता है, समान कृषि व्यवस्था, या द्वितीयक संबंध, या एक प्रकार से सरल जीवन। तो गांव का जो जीवन होता है वो बिल्कुल सरल होता है, घनिष्ठ संबंध भी गाँव में होता है और समान कृषि व्यवस्था भी होती है। द्वितीयक संबंध जो होते हैं वो शहरों में पाए जाते हैं, वो गाँव में नहीं पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आप लगाओगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गांव की विशेषता द्वितीयक संबंध नहीं है, ये शहरों की विशेषता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व को ग्रामीण नगरीय में अंतर के लिए एक विशिष्ट जो है निर्णायक आधार माना जाता है? संख्यात्मक संरचना को, व्यवसायिक अंतः संबंध को, पारस्परिक अंतः क्रिया को, या नागरिक सुविधाओं को? तो खास करके बात की जाए, इनमें से पारस्परिक अंतः क्रिया को ग्रामीण नगरीय में अंतर के लिए एक विशिष्ट निर्णायक आधार माना जाता है, पारस्परिक अंतः क्रिया को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का नया संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ है 1950 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के पहले या पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? भारत के पहले मतलब पूर्व में, मतलब पूर्व दिशा में, सॉरी यहाँ पर पूर्व मतलब हमने पहले बोल दिया, तो भारत की पूर्वी दिशा में, ठीक है, जो कि पूर्वी दिशा यहाँ पर लिखा नहीं, देखिए, तो भारत में पूर्वी दिशा में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? तो भारत के पूर्वी दिशा में अगर बात की जाए तो जगन्नाथपुरी आपको मिलेगा, जगन्नाथपुरी, सॉरी द्वारिकापुरी गलत हो गया, जगन्नाथपुरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो शांति निकेतन की स्थापना करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने करी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई? बताएं, भारत में मुगल काल के दौरान, बताएं, मुगल काल के दौरान किस धर्म की स्थापना हुई है? मुगल काल के दौरान तो सिख धर्म की स्थापना हुई है मुगल काल के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
सिख धर्म इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का आधार था, क्या था? पाश्चात्य शिक्षा, जनजातीय आंदोलन, आर्य समाज का सुधार आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो ब्रिटिश शासन की अगर बात की जाए उस समय भारत की एकता का जो आधार था वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, भारत के पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? तो भारत के पश्चिम में द्वारिकापुरी स्थित है, पूरब में जगन्नाथपुरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण में रामेश्वरम स्थित है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, जब कोई समुदाय संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है तब इस प्रकार की भावना को हम क्या कहते हैं? तो इस भावना को हम बोलते हैं संजातीयता। क्या बोलते हैं? संजातीयता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किन प्रवृत्तियों का उल्लेख इम्तियाज अहमद ने किया है? तो किन प्रवृत्तियों का उल्लेख इम्तियाज अहमद ने किया है? दर्शन शास्त्रीय, भारतीय विद्या शास्त्रीय और सामाजिक मानव शास्त्रीय। इन सभी जो है प्रवृत्तियों का उल्लेख जो है इम्तियाज अहमद ने किया है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमेश चंद्र दत्त है, बिल्कुल आरसी दत्त यानी रोमेश चंद्र दत्त ही है द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन से पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बिनोय कुमार सरकार ने या विनय कुमार सरकार, इनको अंग्रेजी में बिनोय कुमार सरकार लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है बिनोय कुमार सरकार। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, इंडियाज एंशिएंट लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी सर्वे के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? केवल मोटवानी ने। किसने लिखा है? केवल मोटवानी ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में किस धर्म के लोग हिंदुओं की ही भांति अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराते हैं? तो बढ़िया प्रश्न है, बताएं। जैन धर्म के लोग ऐसा करते हैं या बौद्ध धर्म के लोग या पारसी धर्म के लोग या फिर सिख धर्म के लोग? तो भारत में जो है पारसी धर्म के लोग जो हैं वो भी अपने बच्चों को उपनयन यानी जनेऊ पहनाते हैं, ठीक है, पारसी धर्म के लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है उससे व्यक्ति पवित्र माना जाता है और इसीलिए जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है उसको वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता उसको भी वेद को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के अनुयायी, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से क्या होता है उसका फिर पालन करना पड़ता है अच्छे तरीके से, तो इसीलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी हो जाती है यज्ञोपवीत के बाद में और इसीलिए स्वच्छ व्यक्ति ही किताब को छू सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस धर्म के अनुयायी मृत शरीर को दफनाते या जलाते नहीं हैं? बताएं। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म? तो जो पारसी धर्म है इसमें जो मृत शरीर होता है इसको दफनाया और जलाया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, भारत में सबसे अंत में आने वाला धर्म कौन सा है? पारसी धर्म या फिर यहूदी धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म? तो भारत में सबसे अंत में जो आने वाला धर्म है वो है ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का नामो निशान भारत में नहीं था, यही अंग्रेज लोग आए फिर उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया भारत में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में विशिष्ट धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिए किस राजनीतिक संगठन का धार्मिक नामकरण नहीं किया गया? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय कांग्रेस या अकाली दल? तो भारत में विशिष्ट धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिए किस राजनीतिक संगठन का धार्मिक नामकरण नहीं किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, होमो हायरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुई डुइमा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा गया है, लगातार पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाली प्रजाति निम्न में से कौन सी है? तो भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाली जो प्रजाति है वो इंडो आर्यन प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा ये प्रश्न। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसको कहा था हर्ष कोबिटस ने। ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म में बताया गया अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा जाता है?
तो जैन धर्म के संस्थापकों को हम तीर्थंकर कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है, अष्टांगिक मार्ग वाला भी आ सकता है, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, प्रश्न परीक्षा में, कि एक विभिन्न भाषा, संस्कृति, निवास क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समुदाय को हम क्या कहते हैं? प्रजाति, जनजाति, जाति या प्रभु जाति। तो एक विभिन्न भाषा, संस्कृति, निवास क्षेत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समुदाय को हम जनजाति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रजाति जैसे कि मान लेते हैं किसका जो है कान लंबा है, कान लंबे ही होते हैं उस लोगों के, माथा चौड़ा होता है, छोटे कद के होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये प्रजाति विभेद होता है कि भाई किसी की नाक लंबी है, किसी की चपटी है। जैसे चाइना वालों की नाक चपटी होती है, माथा चौड़ा होता है, बाल पीछे थोड़ा सा जमता है। ठीक है, छोटे कद के होते हैं, तो उनकी ये मंगोलाइड प्रजाति है। तो प्रजाति में ये होता है। जाति जो होती है आपको पता होगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब एक प्रकार से वर्ण है, इसी वर्णों से जाति बनी है। बाभन, ठाकुर, ठीक है, यादव, अहिर, गडरिया, ये सब आपको पता होगा, तेली, मुराव। ठीक है, तो ये सब जातियां हैं। प्रभु जाति की बात की, प्रभु जाति माने जो बड़ी जातियां हैं। ठीक है, जैसे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब होती हैं, इनको प्रभु जाति बोलते हैं। इनको लोग जब इनकी बातों को जब अपनाते हैं तो उसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण। तो प्रभु जाति के द्वारा किए गए क्रियाकलाप को अपनाया, अगर कोई निम्न जाति का लोग अपनाता है तो उसको, उस प्रक्रिया को बोलते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, कल्चरलाइजेशन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संबंधित प्रदेश के राज्यपाल की सलाह पर जनजातियों की सूची में किए गए नए नाम को जोड़ने या पृथक करने का अधिकार किसका है? तो ये अधिकार किसका है भाई? ये राष्ट्रपति का ही अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो पिछड़े हुए हिंदू जीएस घुरिये ने कहा है, ठीक है, जनजातियों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है कि निम्न में से जनजातियों को किस एक नाम से संबोधित नहीं किया जाता है? आदिवासी, आदिवासी, आदिम जाति या फिर वन्य जाति। तो आदिवासियों को या जनजातियों को वन्य जाति भी कहते हैं, आदिम जाति भी कहते हैं और आदिवासी भी कहते हैं। अनिवासी नहीं कहते, अनिवासी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो अनिवासी नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिवासी से संबोधित नहीं करते हैं जनजातियों को, बाकी आदिवासी भी कहते हैं, आदिम जाति भी कहते हैं और वन्य जाति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने लगभग यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हमने लिखा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 121 से 22 प्रश्नों को आपने समझ लिया, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा। लगभग 122-23 प्रश्नों के अधिक ही प्रश्नों को हमने आपको करवा दिया है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको कहाँ पर मिलेगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो है मैं आपको बताऊं, शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट, उसको डाउनलोड करेंगे। फिर वहाँ पर आप जाइएगा, स्टडी वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में, फ्री स्टडी मटेरियल में। तो आपको वहाँ पर PDF मैं सेंड कर दूंगा 1-2 दिनों में, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप टेंशन ना लें, आप चेक करते रहिएगा जो है एप्लीकेशन को। और अगर आप BA करते तो वो एप्लीकेशन होना आपके फ़ोन में ज़रूरी, चूँकि वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं, और भी कुछ नोट्स वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा करके PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिएगा, चूँकि जब तक 2-3 बार नहीं देखेंगे फिर उसके बाद में आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। और बाकी BA क्रैकर चैनल जो है उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें तमाम सारी वीडियोज़ हमारे चैनल की जो है बिल्कुल फ्री में मैंने उपलब्ध करवा दी है। तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, लिखित, ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को मैं देता रहूँगा हर एक सब्जेक्ट का। और भी किस सब्जेक्ट को के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करें, मैं उसकी भी वीडियो आपको देने का प्रयास करूँगा। आपको बता दूं कि जो है होम साइंस का मैंने एक प्रकार से, आप लोग कमेंट आ रहे तो होम साइंस का मैं दे दूंगा जल्दी। ठीक है, और बाकी और भी वीडियोस आपके समक्ष आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को।